अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो गई। ट्रंप की नई नई धमकियाँ सामने आ रही हैं। आप ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के तमाम पुल उड़ा देंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और पानी और बिजली के ज़राए तमाम तबाह कर देंगे। जबकि ईरानी आगे से जवाब ये दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो आपने जो एटमी स्ट्राइक का प्लान बनाया है उसके लिए भी मेंटली तैयार हैं, और आप अगर हमारे ऊपर एटम भी फेंकेंगे और एटमी स्ट्राइक भी करेंगे तो हम तो सरवाइव कर जाएंगे, हमारे लोग शहीद होंगे, लेकिन उसका जवाब पूरी दुनिया याद रखेगी। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे जंग के हवाले से ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि जंग आगे के आगे फैलती हुई नज़र आ रही है। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा बन चुके। सऊदी अरब के बहुत सारे शहरों के अंदर हाई अलर्ट है और सऊदी अरब ने बाकायदा यमन के ऊपर अटैक कर दिया है। इसी तरह बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर और कतर के अंदर भी मुसलसल सायरन बच रहे हैं, हाई अलर्ट की पोजीशन है। और लेटेस्ट एक खबर यह है कि ईरान ने 5वां बहरी बेड़ा अमेरिका का उसको उड़ा दिया है। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड हो रही है तेज़ी के साथ। ये दुरुस्त है या नहीं है, इसकी तस्दीक हो जाएगी। और अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका अगर बाज ना आया तो ये जंग अमेरिका तक फैल सकती है। अच्छा, ये इसका नतीजा निकलेगा क्या? आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं, बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जंग आगे बढ़ेगी तो इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के ऊपर क्या होंगे। महंगाई बढ़ेगी और मुसलमानों की जो ताकत है, एक जो बन रही थी इस्लामी नेटो का हम ख्वाब देख रहे थे, वो क्या पूरा होगा? और इसराइली जो हमेशा से क्लेम करते हैं ग्रेटर इसराइल का एक प्लान, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। ये एक बड़ा थिंक टैंक चलाते हैं NDF के नाम से। दूसरे हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, PTI से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। आरिफ चौधरी साहब सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान फ़ानी एक बड़ा नाम, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर और तमाम मामलात के ऊपर बहुत गहरी नज़र। इरफान फ़ानी साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं जी। इरफान फ़ानी साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं जी, हम भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर। हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये सूरत हाल आगे किस तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। राज साहब, जुल्फ़िकार साहब, 28 फरवरी 2026 को जब पहला हमला किया गया ईरान के ऊपर और खामनेई साहब की जब शहादत हुई थी, तो ये वो लम्हा था जिस वक्त अमेरिका और इजराइल इस जंग के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुके थे। और तब से लेके आज तक बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिवर्स द सिचुएशन। मतलब इस वक्त जब ये MOU साइन हुआ और MOU साइन होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो परसेप्शन बनी वो ये थी कि अमेरिका ये जंग हार चुका है और ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली ये जंग जीत चुका है। अगरचे मिलिटरीली या टेक्टिकली अमेरिका को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इसमें मिली हैं कि उन्होंने ईरान की क़यादतों को डिकैपिटेट कर दिया है या दीगर जो उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है। तो इस वक्त एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, एस्केलेशन ट्रैप की। तो ये इस वक्त तीसरे स्टेज पे एस्केलेशन ट्रैप जो है वो जा रहा है। पहली स्टेज के अंदर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर और कोशिश ये थी कि जब हम इनकी लीडरशिप्स को डिकैपिटेट कर देंगे तो रिजल्टेंटली ईरान जो है वो, जैसे वेनेजुएला के अंदर हम अपनी मर्जी का एक बंदा लेके आ गए तो उसी तरह का एक हम यहाँ पे रजीम तब्दील कर देंगे, लेकिन ये ना हो सका। तो ईरान ने उसके जवाब के अंदर स्टेट ऑफ हरमुज, जो कि इससे पहले हदफ नहीं था अमेरिका का खुलवाना, वो स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर काबिज हो जाता है। और दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि वही अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ हरमुज को खुलवाने के लिए उसने फिर नेवल ब्लॉकर भी लगाया, अपनी एयर स्ट्राइक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, अपनी नेवल पावर का भी इस्तेमाल कर लिया, और जो आखिरी ऑप्शन उसके पास बची है
वो है कि वो ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में भेजे। पूरी तारीख के अंदर रॉबर्ट पेप की एक पूरी थीरी है इसके ऊपर, जो वो ये कहता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई भी एक ऐसी जंग नहीं है या ऐसा रजीम तब्दील नहीं हुआ जो आपने एयर पावर से या नेवल पावर से तब्दील किया हो। रजीम को तब्दील करने के लिए आपको अपनी ग्राउंड फोर्सेस वहां पे भेजना पड़ेगी। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इस अटेम्प्ट में है कि वो किस तरह से इस शिकस्त को रिवर्स कर सके, ट्राइंग टू रीविन द वॉर, तो इस कोशिश में वो एक बड़ी डेस्परेट किस्म का जो एक्टिविटी है वो करने जा रहे हैं। जो कि खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि वो खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं। जो सदर्न पार्ट है आइलैंड जो है ईरान के पर्शियन गल्फ के अंदर, उसके ऊपर वो अपनी फोर्सेस को भी उतार सकते हैं। तो ये वो लम्हा होगा जिस लम्हे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के पास तारीख में 3 केस स्टडीज मौजूद हैं, उनमें से कोई एक डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबल बनेगा। पहला हर्बर्ट हूवर, जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की मुआशी बदहाली के हवाले से तारीख में याद रखा जाता है। 1923-24 से लेके ऑनवर्ड उसका ये टर्नओवर था। दूसरा जो है वो वियतनाम के दौरान जो उनके प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन अमेरिका के, या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुस्तकबिल में उस तरह के एक जिल्लत आमेज सदर के तौर पर याद रखे जाएंगे कि जो वियतनाम के अंदर एक अरसे तक जिनको बड़ी मार पड़ी अमेरिका को, और हजारों की तादाद में अमेरिकन सोल्जर के जो बॉडी बैग्स हैं वो ईरान के अंदर आ गए। और तीसरा जो है वो जिमी कार्टर, जो कि 1979 के अंदर जब क्राइसिस हुआ था, हॉस्टेजेस क्राइसिस ईरान के साथ, तो उस वक्त ईरान ने उनको बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। और उसके बाद जो रोनाल्ड रेगन थे जब वो आए तो उन्होंने आके फिर इस क्राइसिस जो था हॉस्टेजेस क्राइसिस हुआ इसको खत्म किया था। और रोनाल्ड रेगन के पास बिल्कुल इसी तरह की एक सिचुएशन लेबनान के अंदर 1983 के अंदर थी कि जब लेबनान के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री का अड्डे थे उसके ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से और जो उस वक्त जिहादी मूवमेंट्स थी उनकी तरफ से अटैक्स किए जाते हैं, और तकरीबन 250 के करीब अमेरिकन एंड फ्रेंच मिलिट्री पर्सनल्स वहां पे मारे जाते हैं। अब रोनाल्ड रेगन के पास 2 रास्ते थे, एक तो ये था कि बदला लिया जाता और जंग को प्रोलॉन्ग किया जाता, और दूसरा ये था कि आराम से ये समझ लिया जाता कि जो हमने फैसला किया था वहां पे मिलिट्री भेजने का अब वो गलत था, लिहाजा इस गलती को सुधारने के लिए हम अपनी फौज को वापस बुला लेते हैं। और रोनाल्ड रेगन ने अपनी फौज को वापस बुला लिया, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिकन जो पब्लिक थी उन्होंने दोबारा उसको सदर भी बना दिया था, तो अगले टर्म में भी वो सदर बने। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं। मुझे ये लग रहा है कि वो हर्बर्ट हूवर बनेंगे, और दूसरा जो लिंडन जॉनसन है उसकी तरह पे तारीख में याद रखे जाएंगे कि जिन्होंने अपनी उस्ताद तबा को मुतमिन करने के लिए और इस जंग के अंदर जो लूजर का टैग उनके ऊपर लग चुका है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस पूरे ना सिर्फ खित्ते को जंग में धकेल दिया, बल्कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी के जो आइसबर्ग है, जो टाइटैनिक है, वो आइसबर्ग से टकराने के करीब है। बिल्कुल फानी साहब, बिल्कुल आपने सही सारा डिटेल से इनका चेहरा सामने रखा, लेकिन वो तो जितनी मिसालें आपने दी उनके कोई करैक्टर था, कोई बेस थी, कोई ज़िंदगी का मकसद था। मौसूफ का तो ना कोई करैक्टर है, ना इस शख्स का जो एप्स्टीन फाइल के अंदर जो चेहरा पूरी दुनिया इसकी देख चुकी है, इसका माजी देख चुके हैं, जो इस बंदे का बेसिक एक होता है नॉर्म्स होता है। और इस जंग का पूरी दुनिया इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये जंग किसी सूरत में आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अंदर पूरी मुखालफत है। नो किंग वार, नो किंग मूवमेंट एक बड़े लेवल पे हमने देखी। करण साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ये सारे प्रेशर्स के बावजूद, जो हम समझ रहे थे कि इसराइल से प्रैक्टिकली अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है, और इसके बारे में फील्ड मार्शल के हवाले से इसराइल का मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि फील्ड मार्शल ने ये किया, उसकी डिप्लोमेसी ने किया, इंडिया चीखे मार रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप साहब दोबारा वो गलती दोहरा रहे हैं। वो एक एग्जिट में चले गए थे, फेस सेविंग में चले गए थे। पाकिस्तान ने एक पीस को एक मौका लेके दिया, एक सालसी का रोल प्ले किया। तो इसका मतलब है कि इसराइली डोमिनेशन या उनकी जो साजिशी ग्रुप है वो दोबारा से कामयाब हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहत भाई, मैं बड़ा क्लियरली देख रहा हूँ कि 28 फरवरी से पहले का टाइम अमेरिका को तारीख में दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, दोबारा नहीं मिलेगा? दोबारा नहीं मिलेगा। वो जो खो बैठे वो गवा बैठे। जो सुपर पावर थी उसका स्टेटस
ज़ख्मी नहीं कराया, दफन करा दिए। एक बरम था खत्म हो गया कि बरम अमेरिका को खत्म कुछ हो नहीं गया, कहा जा सकता, डिक्टेशन वो खत्म हो, अनटचेबल है, उसके जहाज ऐसे हैं, फलां 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 फलां। इवन इसराइल के बारे में कि उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, उसका बरम भी खत्म हुआ। बहरी बेड़ों के नाम से उन्होंने हमारा आधा मुल्क गवा दिया। अभी वो बहरी बेड़े जंग में लाते हुए घबरा रहे हैं। खबर आपकी कि 5वां बहरी बेड़ा हिट हुआ है, यकीनी तौर पे हुआ है। खबरें पूरी अभी तक नहीं निकली, कुछ देर और बाद पता चल जाएगा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके नुकसानात बेइंतहा हो रहे हैं। ये सिविल आबादियों पे जा रहे हैं, बच्चियों के स्कूलों पे जा रहे हैं, ये उनकी लीडरशिप पे जा रहे हैं, ये उनके पानी के, उनके ऑयल के, पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स को, इनके पावर पे इन्होंने पिछले एक हफ्ते में फोकस करके स्टेट ऑफ हुर्मस के डिफेंस को अटैक किया। और उसको इतना इन्होंने कोई चीज़ उधर ना रडार की, ना मिसाइल की, ना एमुनिशन की, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। उसके बावजूद उनके फोर्ट्रेस ज़मीन के अंदर से वैसे ही मिसाइल मार रहे हैं। और एक ना किसी जहाज़ को गुजरने की जुर्रत हुई है। 8 दिन की बमबारी, जिसमें नेटो भी शामिल हो गया है, इसराइल भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, और पूरा जोर लगा लिया। पूरा जोर लगाने के बाद कल रात को उन्होंने फिर राब्ते शुरू कर दिए, हमारी तरफ भी, दीगर मुल्कों की तरफ भी, बचाओ बचाओ बचाओ। ईरान ने तो कोई मर्सी पिटीशन नहीं की। ईरान तो उधर ही खड़ा है। सारे नुकसानात कराने के बावजूद मस्जिद को जो ट्रेन जाती थी उसकी पटरी उड़ाई इन्होंने जब उधर जनाजा हो रहा था। कोई कम नहीं किया। अभी आपका शौक़ है अगर कि आप पानी के ज़खायर और ऑयल के ज़खायर और पावर हाउसेस उड़ा के तो आप जंग जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है ये अगले हफ्ते ये सब ईरान तो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक जो है उनका पानी के ज़राए तो आपको पता है ना वो कहाँ से पानी लेते हैं। वो तो एक एक मिसाइल की मार है और उसके बाद तो कहराम बच जाएगा मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक। मिडिल ईस्ट तो सारे का सारा दफन हो जाएगा। और अगर ईरान फ़िलहाल तो डिफेंसिव पे है, मैं समझता हूँ ये बड़ी सुपीरियर उनकी वार गेमिंग है। फोर्ट्रेस में बैठे हुए हैं, डिफेंस कर रहे हैं, पता है उनको जिस जजीरे के ऊपर ग्राउंड फोर्सेस लैंड हो सकती हैं, कोई शक शुबा नहीं है। टोटल जो ग्राउंड फोर्सेस ने लैंड होना है उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मस के उस जजीरे पे और उसके आसपास होना है। उस जजीरे पे खारिज जजीरे के ऊपर उनका ऑयल की एक्सपोर्ट का सिस्टम भी उधर से कंट्रोल होता है। वो बड़ा कीमती है। तो जब आपने उधर लैंड होना है तो फिर तो ये देखने वाली बात होगी कि आप लैंड होते किस दिन है। आया उसके एक हफ्ते में कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, कोई कैदी सारे की चीखें आती हैं, या कि उधर अमेरिका का डेड बॉडी जाती है, या कि अमेरिका का झंडा खड़ा होता है। ये तो अमेरिका ने अटेम्प्ट करके देख ली। देखें हर जंग के कोई मकासद होते हैं, टारगेट्स होते हैं। ना रजीम चेंज हो सकी, ना फौज पैदल दाखिल हो सकी, और ना एटमी प्रोग्राम अभी तक उसका मसला हल हो सका। और बल्कि हालत आरचो सब ये है कि अमेरिका अभी तक टामक तो यह मार रहा है कि जी फलां माउंटेन को हमने हिट कर दिया है और वहाँ पे इनका सारा मवाद, एटमी मवाद पड़ा हुआ है, यूरेनियम पड़ा हुआ है, फलां को हमने कर दिया है, हमने अब ये कर दिया है। यानी हर अटैक के बाद वो तसल्ली करके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं अभी तो आप वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो इसका मतलब है कि ईरान ने भी तैयारी तो पूरी की हुई है। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। सर इसमें ये हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं बड़े ही मायानाज हैं और बड़े इदार हैं, उन्होंने बड़ी निशानदेही की है सूरत की। लेकिन मैं एक और तरफ इशारा करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये पाकिस्तान और ईरान अगर इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि यानी जो इसराइल का मंसूबा है कि गल्फ स्टेट्स जो हैं इनको आपस में लड़ा दिया जाए और सऊदी अरब के साथ मामला खराब और ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को भी अपना रास्ता इख्तियार करने का मौका मिलता है, तो जाहिर है उसके पास तो कोई चॉइस नहीं, उसे तो सऊदी अरब को
डिफेंड करना है, वो दिफाई माहदा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आगे मुझे सूरत नजर आ रही है वो ऐसी है कि जिसमें ईरान अपने तौर पर जो भी नुकसानात उसके हैं, या ईरान को फतह हो जाए शिकस्त हो, वो तो एक तरफ रहा, लेकिन ये जो नेक्सस बनता हुआ नजर मुझे आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये बन जाता है तो वो ख्वाब जो है इसराइल का, वो शर्मिंदा ताबीर हो जाता है। अलबत्ता खतरा सिर्फ ये है कि, और बल्कि खतरा नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये जो हालात, यानी जब पानी को उड़ा, यानी पे हमले करने की बात करते हैं और ऐसे जराए मसाइल पे हमला करने की बात करते हैं जिनका ताल्लुक बुनियादी जरूरतों से है, इंसानी जिंदगी से है, तो उसमें फिर ये गल्फ रियासतें जो है, यकीनन उन्हें भी नजर आ रहा है कि उनकी क्या हैसियत है, और ईरान जो है जब मरता क्या ना करता, जब वो आएगा और हमले करेगा, तो उसके नतीजे में तो गल्फ का तो कुछ भी नहीं बचता, गल्फ रियासतों का। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें गल्फ रियासतें इंतहाई अहम रोल प्ले करेंगी, और शायद वो उस हद तक अमरीका को ना जाने दे जो अमरीका दावे कर रहा है। हाँ, अलबत्ता अब मामला जो है वो परसेप्शन का है, क्योंकि परसेप्शन जो बन चुका है वो अमेरिका का शिकस्त खुर्दगी का बन चुका है, और अमेरिका को और इसराइल को, दोनों को, खासतौर पर नेतन्याहू जो है उसके पीछे भी पड़ी हुई अवाम और उसके पीछे भी केसेस पड़े हुए हैं, और जो ही वो जंग से एक तरफ हटता है तो वो उसका खात्मा हो जाता है सियासी तौर पर। और इधर ट्रंप की सूरत हाल भी ये है कि ये भी बिल्कुल इसके लिए तैयार है, सारी इम्पीचमेंट के मामला जो है। तो इसके लिए भी ये है कि जिस तरह की अवाम उन्नास की राय है, जितना ज्यादा इसराइल के खिलाफ नफरत और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नफरत वहां अमेरिका में पहली दफा देखने में आई है, उससे बचने के लिए ये भी उस वक्त तक जंग में रहना चाहता है जब तक कि इसे कोई ऐसी सूरत नजर यानी पैदा ना कर सके कि जिसमें परसेप्शन जो है वो इसका फाते का हो जाए। अब इस फतह के परसेप्शन को हासिल करने के लिए यकीनन तीसरी आलमगीर जंग जो है उसके इम्कानात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी खुशफहमी हो सकती है, हम ये समझे कि अल्टीमेटली ये जो गल्फ रियासतें हैं वो इस मामले में कामयाब हो जाए और उन्हें शायद अमेरिका को इंतहाई कदम उठाने से हटा दे, पास कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और दूसरी सूरत पैदा होती है तो आप देखिए कि दुनिया ऑलरेडी जिस मुआशी बदहाली का शिकार हो रही है वो तो और ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखे तेल की कीमत फौरी तौर पर बढ़ जाती है और अशिया जरूरिया की कीमतें पाकिस्तान में तो दुनिया में किसी जगह भी कोई बहरान बिल्कुल ठीक है। तो उसके आर एफ साहब ये जितनी मिडल ईस्ट की रियासतें हैं, अगर अमेरिका के ऊपर इतनी इनकी इन्फ्लुएंस और असर होता तो कम से कम जो अड्डे इनके इस्तेमाल वो कर रहा है वो अड्डे ही ख़त्म कर देते। इनका कितना कुछ पे असर है या कितना ये स्टैंड ले सकते हैं, यही तो एक बदकिस्मती है। अपना शायद मसूद साहब, बैरिस्टर साहब, आप बताइएगा कि जो इस्लामी नेटो का ख्वाब था, जिस ख्वाब की तबीर हमें बड़ी करीब नज़र आ रही थी, टर्किया, पाकिस्तान, कतर, ईरान, ये सबको मिल के एक सिक्योरिटी सिस्टम की हम उम्मीद लगा के बैठे थे, और दूसरी तरफ जाहिर है इसराइल का एक ख्वाब था। तो आपको लगता है कि वो सारा जो कंसेप्ट था वो सारा चिकनाचूर होता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश ये है, जो एक इस्लामिक कोलिशन या एक इस्लामिक अलायंस की बात तो 1970 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब यहाँ पे हुआ, इसी यहाँ पे हम लोगों ने कन्वीन की, उस वक्त से ख्वाब है मुस्लिम उम्मा के हवाले से। लेकिन आप देखते हैं कि उसके अंदर कभी को खातिर खा जो है वो कोई हमने माइलस्टोन को अचीव नहीं किया, बल्कि ख्वाब देखने वाले दुनिया से चले गए। बिल्कुल आप सही कह रहे। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुसलमान ममालिक के अपने अंदरूनी मसाइल अपने मुल्कों के अंदर और फिर एक दूसरे के साथ इतने इंतहा को पहुंचे कि हम एक दूसरे के साथ ही तकरीबन लड़ाइयों के अंदर लड़ते रहे। और जिसकी एक ताज़ा मिसाल अभी शायद आप देख लें कि इस ईरान और अमेरिका और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिस किस्म का किरदार
यूएई का सामने आया, जिन्होंने बल्कि हमें एक थ्रेट किया कि अगर आप $3 बिलियन हमारे वापस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गो अगेंस्ट यू, और वो हमें करने पड़े। तो जब इस तरह के हालात हों तो हर मुल्क अपने अपने दिफा, अपने अपने मामलात, अपनी अपनी प्रायोरिटीज को देखकर चलते हैं। और मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर जब यूनाइटेड नेशन का मॉडल फेल होने जा रहा है, बल्कि रिसेंट पास्ट के अंदर वो एक फेलियर है, जिसकी ना तो अमेरिका सुन रहा है, ना रशिया के अंदर यूक्रेन की वॉर चल रही है, ना वहां पे खातर का डेवलपमेंट है, ना जो इंटरनेशनल कवानीन इस वक्त जो जंग के हालात हैं उनके ऊपर लागू हो रहे हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ईरान इस मामले के अंदर उसके पास लेजिटिमेसी भी है। जब वो अपने नेबर कंट्रीज के ऊपर जो अड्डे उन्होंने गल्फ स्टेट्स ने अमेरिका को दिए हुए हैं, जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी मुल्क की सरजमीन से दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई और मुल्क इस्तेमाल करेगा तो उसके पास लीगल राइट है कि वहां पे रिटेलिएट करे। तो जब वो करता है तो वहां पे फिर इस्लामी ममालिक के हवाले से बात आती है, जो जब इन ममालिक ने सबको दिए थे ये अड्डे, उस वक्त भी ये चीज अमेरिकन इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर थी कि अमेरिका यहाँ पे को अपने कोई ममालिक के सेफ गार्ड के लिए नहीं आया, बल्कि वो एक ऐसी चीज को बिल्डअप कर रहा है सिंस 1979, जब यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर। तो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो कुछ उसने अड्डे बनाए वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए बनाए। और ये सारी चीजें मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि जो एक बदमस्त आती है इसराइल, उसकी हमेशा बैक के ऊपर अमेरिका खड़ा है। और आज देखें इसराइल एक साइड पे हुआ लगता नजर आता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो अब ईरान और अमेरिका का है। अमेरिकन अटैक्स कर रहे हैं ये थ्रू प्रॉक्सीज, ये गल्फ स्टेट्स के अंदर जो उनके अड्डे हैं, और इसराइल एक साइड पे बैठा हुआ है। लेबनान के अंदर जिस किस्म का कैटास्ट्रॉफ जो है वो डेवलप हुआ, वहां से 8 लाख मुसलमान हिजरत करके चले गए। आज पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो तो सरापा एहतजाज है, लेकिन अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो रहे। अगर मैं अपने अंदरूनी पाकिस्तान की बात करूं, ये हाई टाइम है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, दिस इज द हाई टाइम कि जब ईरान के अंदर जो है वो एक हमारा नेबर मुल्क है, वहां पे इशू है, गल्फ स्टेट्स के अंदर इशू आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज आजाद कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं, आज जो बलूचिस्तान के अंदर है, आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो मेरा ये ख्याल है अंडर द सर्कमस्टेंस, बरशर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आज इजलास बुलाया जाए। आज बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हाउस इन ऑर्डर हो, हमारी डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिकली वो सारे मामला सेटल हो, ताकि हम इंटरनेशनली जो मामलात हैं उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकें। फ़ानी साहब, ये जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस पे सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट है। सऊदी अरब ने बाकायदा यमन के ऊपर अटैक भी कर दिया और पाकिस्तान ज़ाहिर है एक मुआहदे के अंदर शामिल है। टर्की भी बड़े आराम से सारा तमाशा देख रहा है। कतर भी ज़ाहिर है थोड़ा अफेंड हुआ है ईरान से, और हम भी थोड़े साइड पे हो गए। सऊदी अरब भी न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद क्या टर्की ये नहीं समझ रहा कि उसकी भी बारी आ सकती है? इसराइल कई दफ़ा कह चुका है, पाकिस्तान का नाम ले चुका है। तो ईरान एक तरह से पाकिस्तान के सामने खड़ी एक ऐसी दीवार है, अगर वो आगे से हटती है तो इसकी हिट डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेगी? देखें राज साहब, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की हम सब को एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि इस वक्त इस खित्ते का वेस्ट एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो इन द फेवर ऑफ ईरान वो तब्दील हो चुका है। अच्छा, अब ये जंग 2 साल प्रोलॉन्ग करे, 6 माह प्रोलॉन्ग करे, या जहां तक भी जाती है, जो फंडामेंटल्स ऑफ सिचुएशन है ना, वो नॉट बी चेंज एट ऑल। ईरान की अपनी धाक एक बैठ चुकी है, और अल्टीमेटली अब जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे अब 2 तरह के कैंप नजर आते हैं। एक डेटरेंस कैंप है और एक जो है वो डिप्लोमेटिक कैंप है। डेटरेंस कैंप के अंदर जो ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि एक यूनिफाइड कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क को और डेटर किया जाए ईरान को मुस्तकबिल के लिए, और सारे मिलकर जीसीसी जो कंट्रीज हैं वो ईरान की ये जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उनका जवाब दिया जाए, जिसके अंदर आपको यूएई नज़र आता है, बहरीन है, और दीगर कुछ ममालिक कुवैत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरा कैंप है वो डिप्लोमेटिक जो कैंप है, जो ये कहता है कि इस मसले को डिप्लोमेटिकली हमने
रिजॉल्व करना है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि पीछे 2-3 माह के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है, उधर से है चीन, तो मतलब पाकिस्तान एक हब के तौर पे रोल प्ले करता रहा। और वो चीज़ के ये खित्ता जो है वो अल्टीमेटली उस तरफ ना चला जाए जहां पे ये जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक ईरान के, उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो जाए, जैसे आरिफ चौधरी साहब फरमा रहे थे, और आपको अल्टीमेटली कोई एक साइड लेनी पड़ जाए। अभी तक पाकिस्तान हो या दीगर खित्ते के ममालिक हों, उनको वो ऐसी सिचुएशन फेस नहीं कर रहे थे कि जिसके अंदर आपने एक साइड लेनी है। अल्टीमेटली आपने एक तवाज़ुन को कायम रखा हुआ था। इट वॉज अ टाइट रोप टू वॉक, लेकिन फिर भी आप कामयाब रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जो सूरत हाल जिस तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही है, उसके अंदर अगर तो आपको किसी एक साइड पे जाना पड़ जाएगा, गल्फ कंट्रीज जो हैं अगर वो भी जो है वो ईरान के खिलाफ बरसे पैकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी किसी एक साइड के ऊपर अपना वजन रखना पड़ जाएगा, तो दैट वुड बी द मोमेंट जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका जो चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर हो वो होना शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली फिर इस जंग को, अभी तक इसको रोकने के लिए पाकिस्तान इज द अल्टीमेट पावर एंड एंटिटी जो आपको नजर आती है। ईरान भी इसके ऊपर एतमाद करता है, सऊदी अरेबिया भी, और अमेरिका के भी इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर ये खत्म हो जाता है सिलसिला, तो उसके बाद फिर इसको आके कौन रोकेगा? देखें, मेडिएशन करना बड़ा आसान है इस वक्त सिचुएशन में, लेकिन गारंटर बनना सबसे मुश्किल काम है। गारंटी अगर दे सकता है तो वो या चीन देगा या रूस देगा, या दोनों मिलके दें तो और ज्यादा बात है। लेकिन अमेरिका की गारंटी दे तो कौन दे? यही वो चीज है जो ईरान को भी पैसिव नहीं होने दे रही। ईरान का जो मसला है वो ट्रस्ट का मसला है। ईरान ने JCPOA भी किया था अमेरिका के साथ, सिंगल हैंडली निकल गया। उसके बाद जून के अंदर मुआहदा हो रहा था, अमेरिका ने अटैक कर दिया। फेब के अंदर जंग शुरू हुई, वो भी मुआहदे के दौरान शुरू हो गई। तो अब ईरान ये कहता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो अल्टीमेट उसके पास स्ट्रेटेजिक वेपन या लेवरेज है, अगर वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, तो कल को कौन गारंटी देगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा? तो आज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1-2 दिन से मुख्तलिफ तज्जिया निगार ईरान को भी मुर्द इल्जाम ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा और थीसिस ये है कि ईरान जो कि अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हम दूर बैठकर, बॉर्डर पे बैठकर हम अपना तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन ईरान ने अपने मुस्तकबल की जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए काम करना है कि कल को मैं किसके कहने के ऊपर अमेरिका की बात मानूं कि वो अमेरिका के JD वैंस आकर टीवी पे कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो MOU के अयाम है 60 दिन, इन दिनों को आप ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनको रिफिल करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जंग रिज्यूम हो सकती है। आप सदर्न कॉरिडोर के अंदर कतर और सऊदी अरेबिया को मजबूर करते हैं कि वहां से वो अपने जहाज लेके जाएं, और मजबूरन ईरान जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर ओमान के साथ जो मैकेनिज्म बनाने की ईरान ने 2-3 दफा कोशिश की कि 60 दिनों के बाद जो सर्विसेज फीस की बात की है MOU के अंदर आर्टिकल नंबर 5 में, तो ओमान के ऊपर इतना प्रेशर डाला अमेरिका ने कि ओमान हर वक्त भाग रहा था। और वहीं से ईरान को ये समझ आ गई थी कि जो अमेरिका है ये इस MOU के अंदर संजीदा नहीं है, और अल्टीमेटली अमेरिका ने दोबारा जंग की तरफ आना है। तो वो तो क्योंकि दुनिया के अंदर ऑयल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा था, तो आपको याद होगा। अच्छा फानी साहब, आपको लगता है कि अमेरिका एटमी स्ट्राइक की तरफ जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल सिचुएशन वो बन चुकी है जो उस वक्त ट्रूमैन के पास, सदर ट्रूमैन जो अमेरिका के था, जब जापान सरेंडर कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उनके ऊपर लिटिल बॉय के नाम से जो एटम बम था 14 KT का और 20 KT का हिरोशिमा नागासाकी पे फेंक दिया गया था। अमेरिका ये कहता है कि मैं इसलिए अभी तक जंग के अंदर हूँ, शायद मैं यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भी ड्रॉ कर लेता, क्योंकि इजराइल जो है अब वो ये काम कर सकता है, क्योंकि अब इजराइल जो है वो अकेला ईरान से लड़ नहीं सकता, और इजराइल एक एटॉमिक पावर है इस खित्ते के अंदर। और अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो लेजिटिमेट करता है इजराइल को हर तरह के उसका जो इलीगल काम है। तो इसलिए अमेरिका जो है वो इसलिए उसकी मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ जा रहा है कि हम उसको वैसे ही एटम बम के बगैर ही इस मसले को हल कर लें। लेकिन इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और कमिंग फ्यूचर के अंदर एनीथिंग कैन बी हैपेंड इन कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। कन साहब, जिस तरह अभी फानी साहब कह रहे थे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आरिफ चौधरी साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी सोचते हैं, मैंने भी ये सवाल किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट में है,
तो पाकिस्तान को भी अटैक करना पड़ेगा अगर सऊदी अरब पे जिस तरह अटैक हो रहे हैं, हाई अलर्ट है, जद्दे के अंदर हमला हुआ है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन एग्जिट प्लान का तो हिस्सा है कि पाकिस्तान की किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर पाकिस्तान कुछ साइड ले लेता है या उनके साथ खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस गर्दाब से अमेरिका को या ईरान को निकाल सकता है। चूँकि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिस पे ईरान नहीं मानता, कुछ ऐसे हैं जिस पे अमेरिका नहीं मानता, तो पाकिस्तान की एक न्यूट्रल पोजीशन है। तो आपके ख्याल में ये नौबत नहीं आएगी कि पाकिस्तान को फ्रीक बने किसी मामले में? जी मैं अर्ज कर, न्यूट्रल पोजीशन रहेगी पाकिस्तान। देखिए न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करना, पर्टिकुलरली इन हालात में जबकि अमेरिका चीट कर रहा है, इजराइल बाज नहीं आ रहा, ये बड़ा ज़रूरी है। न्यूट्रल पोजीशन हमें ईरान के मामले में मेंटेन करना आसान काम नहीं है। ठीक। हमें इससे पहले ईरान के अंदर जो उनके शिद्दत पसंद लोग हैं उन्होंने हमें नुक्ताचीनी करनी शुरू की हुई है। ठीक। कि हम अमेरिकन साइड ले रहे हैं हमारे कुछ लोग। ये इल्ज़ाम हमें काबिल बर्दाश्त या काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए मेरी तो गुजारिश ये होगी कि इस दफ़ा जब हम आते हैं मेडिएशन में तो बहुत ही एहतियात और काशन से आएँ। जब हमें कहें ईरानी दोनों फरीक ईरान के अंदर कहें, उनकी सिविल गवर्नमेंट भी और उनके दूसरी रेवोल्यूशन गार्ड्स भी। मिलिट्री के शिद्दत पसंद भी, गार्ड भी, जब गार्ड की तरफ से इनविटेशन आए तो फिर हम फूक फूक के कदम उठाएं। उसकी वजह अमेरिका ने बाज नहीं आना, ये मेरी बात लिख लें। कोई एग्रीमेंट करा दें आप, कोई सुलह करा दें, उन्होंने बाज नहीं आना। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन एम्पायर नीचे गिर रही है, इजराइल के खतरात बहुत संगीन बढ़ गए हैं। ट्रंप को विक्ट्री कप चाहिए, अपने साइज का चाहिए और अपनी टाइम पे चाहिए, वो कौन बना के देगा? वो पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश कर ली है। देखिए वो तो मिल नहीं सकता। दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक इंटरनेशनल कोर्ट जिसमें नेतन्याहू का केस है पेंडिंग, उसको ट्रंप साहब उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये मैं आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहुत सीरियस स्टेप ले रहे हैं। दूसरी बात, ये सऊदीया ने ऑलरेडी बाकी अरब लीग को इकट्ठा करके ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका का साथ देना है। और जो इससे कुछ चंद हफ्ते पहले ये नज़र आया था कि इस्लामिक ब्लॉक इकट्ठे होके अपनी P5 के लिए और दुनिया के अमन के लिए काम करेगा, अच्छा, वो सैबोटाज होता नज़र आ रहा है। और उसमें एक और जो डेवलपमेंट है, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बाईपास करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है कि वो वाटरवे एक बना रहे हैं, बहुत बड़ी कैनाल बना रहे हैं जिससे वो डायरेक्ट सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब और दरमियान में जितने भी मुल्क हैं ना जी, कतर और ये, उनको एक सीधी वो नक्शा तैयार हो गया है, उसके फंड तैयार हो गए हैं। ये डेवलपमेंट भी इसको टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे, मगर ये मंसूबा तैयार हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को, वो तो उनका भी है, इसराइल का भी है। इसराइल कह रहा है कि जी मैं सोल्यूशन देता हूँ ऑयल की, इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, वो एक पूरा मंसूबा रखते हैं, उस पर काम भी उन्होंने किया हुआ है। वो तो दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। जी मैं अर्ज़ करूँ, देखिए गुजारिश ये है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त जो वो चाहते हैं, ये पहला मौका है कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ का शराजा बिखेर के इनको आपस में लड़ाने में कामयाब हो रहे हैं। ये तो हमेशा ही हुआ है जी। पहली दफ़ा हमें उम्मीद पैदा हुई थी खान साहब कि शायद फील्ड मार्शल ने बड़ी अच्छी, बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है, और पहली दफ़ा इसराइली प्लान नाकाम होता हुआ हमें नज़र आया। अमेरिका और इसराइल अलग अलग होते नज़र आए, और ये बात हमें इंडियन और इसराइली मीडिया से भी महसूस हुई, और उनको बड़ी चीखें निकलती हुई फील हुई कि पाकिस्तान हमें अलग अलग कर रहा है। लेकिन अब वापसी वो दोबारा उन्होंने जो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया है, तो उसमें तो वो सारा शराज़े बिखर गया। राहत भाई मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, इससे पहले जितने मुस्लिम कंट्रीज़ गिराए गए हैं, लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, मिस्र हो, बाकी सब ने फंड किया है, पर्टिकुलरली गल्फ़ कंट्रीज़ ने और सऊदीया ने फंड भी किया है,
जो उधर उनके बेसिस के ऊपर आर्मामेंट था वो इस्तेमाल भी हुआ है। एक एक को फेंटी खुद लगवाई है जी पैसे दे के। तो ये एक एक को फेंटी लगवाई है। अभी टाइम आ गया है कि ये जो अवेकनिंग आई है कि अमेरिका को जो नीचे जा रहा है और हर एक को ये पता चला कि अपनी टांगों पे अपना डिफेंस करो, इस अवेकनिंग को कायम रखने के लिए बहुत काम करना है। आरव शेख साहब, आपको लगता है कि इसराइली, देखें जी प्लान दो है बड़े सिंपल के, एक कहीं ना कहीं ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि मुसलमानों को अब समझ आना चाहिए, इराक का जो हशर हुआ, कुवैत का पहले जो हुआ, वियतनाम का हुआ, जो इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर बात कर लें 3-4 का शाम है, बाकी और उर्दन का जो हो रहा है, तो उसके बाद एक रियलाइजेशन किसी न किसी लेवल पे है। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि जिस तरह मुस्लिम ममालिक अमेरिका के बारे में कुछ लोग शाकी हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं हो सकता, इसी तरह ईरान के बारे में भी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। वो कहते हैं ये किसी वक्त भी आएगा और हमें फेंटी लगा देगा। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा ईरान उनको एक्सेप्टेबल है जो इस काबिल ना हो कि वो किसी को आंखें दिखा सके। साहब, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इम्तिहान इन तमाम ममालिक का होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो अब तक यानी न्यूट्रल भी पोजीशन रखी और किसी न किसी हद तक उन्होंने कोई अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया, और कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी नजर आया कि वो जंग अमेरिका का हाथ रोकने में उसने कुछ किरदार अदा किया कि आप रोकें जंग। आने वाले दिनों में जो अब नई फेज आई है, इसमें सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनसे मुतालबा करेगा कि या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन हैं। यानी ये अब मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो बात नहीं रहेगी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का भी रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका को जाके डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट भी कर रहा है, उसके लिए नोबेल प्राइज भी रिकमेंड कर रहा है। लेकिन आरव शेख साहब, इस जंग से निकलने के लिए पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के पास रास्ता क्या होगा अगर पाकिस्तान को भी इस पोजीशन में? मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, जंग से निकलना और बात है, और जंग से निकलना फतह के साथ ये और बात है। एग्जिट प्लान तो निकलने वाली बात वो पहली फेज की थी। अब मामला जो है वही प्लान जो था, आपके प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि ये बुनियादी तौर पर इसराइल जो है जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं होती और उस वक्त तक ये अमन हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो दुनिया सारी को एलिमिनेट करने के हैं, और खास तौर पर ये इस गल्फ में तो वो बिल्कुल हुकूमत करना चाहता है। और इसराइल की ताकत जो है वो अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर मौजूद है। जहां वो चाहता है सियासत उसकी चलती है, हुकूमतें वो बनाता है, और अमेरिका में तो सारे ज्यादातर सियासतदान जो हैं वो उसी के रोल पे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तक ये जो एहसास आ जाना चाहिए था ना, ये एक बड़ा खूबसूरत आपने इशारा किया था कि इन्हें महसूस हो जाना चाहिए था कि अब दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो सुपर पावर रहे, बल्कि वो अंपायर जो है वो गिर रही है, गिर चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में एक्सेस बदलने चाहिए थे। शायद मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह जितने टारगेट्स थे जंग के वो तो कोई भी पूरा नहीं हुआ, और जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है जो माई बाप समझते हैं अमेरिका को, इसराइल को, वो तो जाहिर है उन्होंने $1 ट्रिलियन दे के सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उसको रखा हुआ है। अड्डे भी दिए हुए हैं, पैसे भी दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, तोहफे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल तो उठा कि अमेरिका अपनी हिफाजत अगर नहीं कर पा रहा तो उनकी हिफाजत कैसे करेगा? आपको क्या फील हो रहा है कि फ्यूचर में ये मिडिल ईस्ट के ममालिक कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए जुल्फ़िकार राज साहब, जो पहले आप बात कर रहे थे, जिस तरह इकबाल ने भी कहा था एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस किस्म के हालात हैं इन ममालिक ने ये अड्डे क्यों दिए थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। ये डेफिनेटली ईरान के खिलाफ ही दिए थे। इन मुस्लिम ममालिक का ये OIC की जब समिट 1970s के अंदर हुई, उसके बाद आपने ईरान इराक वॉर भी देखी, फिर आपने कुवैत के अंदर भी जो है एक मार्का होते हुए देखा, आपने मुख्तलिफ और मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये चीजें देखी। तो सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं ये समझता हूँ अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस,
वो ये है कि मुसलमान ममालिक को बैठ के ये सोचना होगा, जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया और तुर्की और जो है इजिप्ट इसका हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजों को देखो, उसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है इन हालात के अंदर कि इन ममालिक को सीरियसली बैठ के ये सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूट 5 या 6 मुल्कों के एक ऐसा अलायंस बने कि इन केस ऑफ एनी assault or attack from the outer world on these 5 countries, तो इसको इकट्ठे तौर पे म्यूचुअली इसको कंसिडर किया जाए। अच्छा ब्रिस्टर साहब, ब्रिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि हम तजिया करते वक्त सारे दोस्त एक चीज़ को बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं कि पाकिस्तान, ठीक है अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान किसी हद तक उसकी डिप्लोमेटिकली उसकी उसमें भी आता है, उसकी मानता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। चाइना और रशिया को आप इग्नोर कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका एक इशारा करेगा और पाकिस्तान चढ़ दौड़ेगा और ईरान की ऐसी तैसी कर देगा। यानी आप समझ रहे हैं कि चाइना और रशिया इस जंग के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान चाइना के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकता है। फानी साहब, ये आपसे मुझे इसका चाहिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, चीन की ये कहावत है जिसका मफहूम ये है कि जब दुश्मन आपका गलती पे गलती कर रहा हो ना, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको गलती करनी देनी चाहिए। कर्नल साहब ने भी इशारा किया, आरिफ चौधरी साहब भी इशारा कर रहे थे कि दुनिया के अंदर ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है अंदर लगी हुई जंग कि या तो जो राइज ऑफ ईरान है वो डिक्लाइन ऑफ अमेरिका होगा, और अगर अमेरिका इस खित्ते से फातेह के तौर पे निकलेगा तो ये जो हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो आने वाले एक अशरे के लिए अमेरिका मजीद एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर ये साबित कर देगा कि वो दुनिया के किसी भी खित्ते के किसी भी मुल्क में घुस सकता है और वहाँ पर जाकर अपने अहदाफ हासिल कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और दूसरी तरफ आपको क्या चाइना इस दूसरी चीज को एक्सेप्ट करेगा? देखिए, मैं दोनों तरफ आता हूँ। रूस जो है वो तो इस वजह से खामोश है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो रूस का ऑयल है वो धड़ाधड़ दुनिया की मार्केट में बिक रहा है, और वो जितना पैसा रूस को मिल रहा है वो अल्टीमेटली वेपन्स खरीद के यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो इस जंग के अंदर आके ये जंग रुक जाती है तो अल्टीमेटली जो रूस है उसके लिए नुकसान है, ऑयल मार्केट में लेके भी, और यूरोप भी दोबारा से यूनाइटेड हो रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन। तो उसको ये है कि लोगों का ध्यान जो है वो यूक्रेन से हटा हुआ है, तो अल्टीमेटली दुश्मन को ये काम करने दिया जाए, वो कमजोर हो रहा है। और दूसरी तरफ जो चाइना है वो बिल्कुल उसके स्टेक्स जो हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त इस जंग के अंदर। और लेकिन हमने देखा वेनेजुएला के अंदर भी चीन खामोश रहा, और हमें तारीख के अंदर भी कोई ऐसी मिसाल मिलती नहीं है जिसके अंदर चीन ने कभी भी किसी दूसरे ममालिक की जंग के अंदर फ्रीक के तौर पर उसके अंदर शामिल हुआ हो। वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो देता है लेकिन अपनी फौज को या मिलिटरी प्रैक्टिकली उस जंग का हिस्सा नहीं बनता है, प्रैक्टिकली उस जंग का हिस्सा नहीं बनता। कन साहब, आखिर में आप थोड़ा इसी सवाल को, उसके इस हिस्से को ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है कि चाइना ने तो बिल्कुल लाइन खींची हुई कि वो ईरान के साथ खड़ा है, तो क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो चाइना के खिलाफ जाए? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो हालात हैं, ईरान और चाइना दोनों के खिलाफ जाए। मैं एक चीज़ अर्ज करूँगा, ट्रंप की जो विजिट चाइना की हुई है उसमें बड़े मामला स्ट्रेटेजिकली दोनों ने आपस में मुकमका किया कर ली है। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। उसके बाद, उससे पहले भी चाइना कोई होम्योपैथिक था, अभी कुछ वो ज़्यादा होम्योपैथिक आपको नज़र आएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब चाइना, ट्रम्प बारगेनिंग का मास्टर है, वो हर जगह बारगेनिंग, वो जो अचीव करना चाह रहा, ताइवान का इशारा उसने डील के बारे में उसकी एक बड़ी किताब है जो कहता है बेस्ट सेलर किताब है मेरी, वो डील कर गया है। अच्छा। अच्छी या बुरी डील कर गया है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, चीन कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश पाकिस्तान से नहीं है। अच्छा, यानी साड़ी खुशफहमी है भी तो हम पूरे खलूस से, पूरी मोहब्बत से, पूरी डेप्थ से, पूरा सैंडक दे के बगैर लेबॉर्ट्री टेस्ट किए हुए उसके सोने के ज़खायर भी
2000 से अभी 2006 में किधर हैं और पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। और मैं ये भी याद कराऊंगा कि हमने 78 ईयर अमेरिकन की भी जो खिदमत की है वो दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं की। खिदमत भी की है, मुआवजा भी नहीं मिला। और अभी मैं याद कराना चाहूँगा कि अगर आपको नज़र आता है कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मस, जिससे आप हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, उधर से भी आप दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, तो पहले पाकिस्तान के वाजिबात तो अदा कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। आरफ चौधरी साहब, शॉर्ट कमेंट के, क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है चाइना और ईरान की मुखालफत? पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सूरत हाल ये है कि जब तक आपने अपना हाउस इन ऑर्डर न किया हो और आप लोगों की राय के मुताबिक ना चल रहे हों, उस वक्त तक आपके फैसले मुल्की मफाद में होना ज़रा मुश्किल होते हैं। और यही वजह है कि ये बाकी गल्फ की रियासतें जो है उनका भी यही। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का। आपने तमाम मेहमानों की राय सुनी जी। इसको इसके तनाज़र में आप ख़ुद नतीजा अक्स कर सकते हैं। और ज़ाहिर है दोस्तों की अपनी अपनी राय थी, इख्तलाफ भी था, और यही जमहूरियत का हुस्न है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।